Hi everyone. Today we are going to pick 5 more case studies from the same chapter Nature and Significance of Management, class 12th. And the first case study is after every 3 months, Mr. Peter sales manager offers new trade promotion scheme to its distributor. He planned to introduce new varieties of product keeping in mind the need of a customer and a promotional scheme from his competitors. This gives him an added advantage over his competitors. Identify which characteristics of management is reflected in the above situation. Now the question is, first of all you should concentrate कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. आइडेंटिफाई करना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. As I already told you कि अगर आपसे किसी भी हेडिंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, तो आपको वो टॉपिक सबसे पहले याद होने चाहिए, उसकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए. इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की बुक्स जो है बार बार कीप ऑन रीडिंग, तो उससे आपको जो उसके बोल्ड पॉइंट्स है वो याद हो जाते हैं. और अगर बोल्ड पॉइंट याद नहीं है तो आप केस स्टडी पढ़ते रहोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी हेडिंग जा रही है. चलिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिस्टर पीटर जो है वो प्रमोशनल स्कीम्स निकाल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज लेना चाहते हैं, उनसे आगे निकलना चाहते हैं, डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स उनको बार बार चेंज करने पड़ते हैं. ये जो सारी सिचुएशन है इसके हिसाब से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यूज हो रहा है. अच्छा आप एक बात सोच के देखिए, मिस्टर पीटर ने एक बार अगर कोई प्रमोशनल स्कीम बना दी तो बना दी, उसे बार बार चेंज करने की जरूरत क्या है. जरूरत इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी चेंज हो रही है, नए कस्टमर ऐड हो रहे हैं, कस्टमर की चॉइस लाइक डिसलाइक चेंज हो रही है, यानी ये सारी चीजें कीप ऑन चेंजिंग है. और अगर कोई चीज लगातार बदल रही है तो इसका मतलब वो डायनामिक है. तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि इसका आंसर डायनेमिक फंक्शन होगा. मैनेजमेंट अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कोई भी टेक्नोलॉजिकल, कोई भी रीजन हो, इवन लीगल. तो ये सारी चीजें जो बार बार बदलने वाली हैं उसके लिए हम यहाँ पर आंसर देंगे डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन. सेकेंड क्वेश्चन, Mr. David, the managing director of H Zinc Limited, at times get involved in activity. Mr. David, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ गुड्स, एम्प्लॉय का डिसिप्लिन. अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू विच मिस्टर डेविड बिलोंग्स टू. मिस्टर डेविड कौन से पोस्ट पर, कौन से लेवल पर बिलोंग करते हैं? लेवल आपको पता है 3 होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर. तो कौन से लेवल से हैं? अब रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं और एम्प्लॉय का डिसिप्लिन देख रहे हैं. आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल. आपको टॉप लेवल तो कभी लगेगा ही नहीं, लेकिन यहां पर इसी चीज को साइकोलॉजिकली चेक करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको यहां पर वो काम क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है. आपको देखना है वो कौन सी पोस्ट से बिलोंग कर रहे हैं. ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसलिए वो कौन सी पोस्ट से बिलोंग कर रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक डेविड मस्ट बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी? तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा नो, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम नहीं होता. उनका काम है न्यू प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट में वैरायटी लाना, कुछ चेंजेस लाना, सर्वाइवल, मार्केट से फाइनेंस अरेंज करना, ये सब उनके काम है. तो यहां पर दूसरे का आंसर होगा नो, उन्हें इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. थर्ड इज लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन मिस्टर डेविड परफॉर्म. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ गए हैं
कि ये टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो जो फंक्शंस होते हैं, जो अभी अभी हमने बोले, सर्वाइवल, न्यू प्रोडक्ट लाइन, किसी पुरानी प्रोडक्ट लाइन को बंद करना, ये सब जो सारे डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। तो आपको उसमें से पॉइंट्स लिखने हैं। हो गए 3 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। नो, ही should be involved in that activity। और क्या क्या काम हो सकते हैं, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, सर्वाइवल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, और जो अभी आपने ऊपर सुने वो सब में से आप कुछ भी 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, question says in Uflex Limited, the purchase department purchased 200 ton of flex sheets for production of flex holding, ignoring the requisition of 150 tons। परचेज डिपार्टमेंट ने 200 टन फ्लेक्स शीट परचेज कर ली फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्स होल्डिंग, और जबकि जो ऑर्डर था वो 150 टन का ही था, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रेस किया था कोटेशन 150 टन का, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट ने 200 टन खरीद लिए। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लेक्स होल्डिंग, द एक्स्ट्रा होल्डिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय सेल्स डिपार्टमेंट। अब तीसरा डिपार्टमेंट आ गया सेल्स, क्योंकि ज्यादा हो गया प्रोड्यूस, तो अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो सारे इसे बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए अब जो ज्यादा फ्लेक्स बन गए, सेल्स डिपार्टमेंट इज अल्टीमेटली नॉट अग्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स। कंसिक्वेंटली एक्स्ट्रा होल्डिंग रिमेन अनसोल्ड, और वो रह गई अनसोल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट यूफ्लेक्स लिमिटेड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज लैकिंग। कौन सा एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो यहाँ पे लैक हो रहा है? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, प्रॉपर कम्युनिकेशन मिसिंग है। तो इसलिए यहां पर एस्पेक्ट अगर पूछ रहा है मैनेजमेंट का कौन सा मिसिंग है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। एक्सप्लेन द सिचुएशन when need for this aspect of management arises, यानी आपने फर्स्ट पॉइंट में जो आइडेंटिफाई किया है कोऑर्डिनेशन, अब वो जानना ये चाह रहा है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ब्रांचेस, जितने डिपार्टमेंट, उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, हर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट, टास्क अलग अलग होंगे, इसलिए उसे भी अगर ध्यान में रखा जाए तो कोऑर्डिनेशन के बिना इन सारी चीजों को यूनिफाई करना पॉसिबल नहीं। स्पेशलाइजेशन, हर पर्सन का, हर पोस्ट के लोगों का अपना एक प्रायोरिटी होगा और उनको एक पर्टिकुलर टास्क होगा जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इनके बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोऑर्डिनेशन ज्यादा जरूरी बन जाता है। केस स्टडी 4, आइडेंटिफाई द लेवल। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको लेवल आइडेंटिफाई करने। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। नई प्रोडक्ट लाइन लानी है, नहीं लानी है, किस वैरायटीज में लेकर आनी है, पुरानी को विड्रॉ करना है, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है। सेकंड क्वेश्चन, डिवाइस सुटेबल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाना है नए प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट सेट करना है, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर वर्क करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गई मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है। देखो, फाइनेंस अरेंज करना टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई डू अग्री,
लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे टोटल कैपिटल में डेट्स कितना होगा, लोन कितना होगा, और डेट्स का मतलब डिबेंचर नहीं समझिएगा, डेट्स का मतलब ओवरऑल लोन कितना होगा और इक्विटी कितना होगा। तो ये जो इक्विटी और कैपिटल का मिक्स होता है ना, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मुलेशन, इसकी प्लानिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है, सजेस्ट कर देता है कि कितना क्या चाहिए, उसके बेस पर टॉप लेवल मैनेजमेंट उसे फिर अरेंज करता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा टॉप, मिडिल और मिडिल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, the activity involved in the management and enterprise are common to all organization whether economic, social, political। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो ना, तो ये लाइन देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि क्या किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, और मैनेजमेंट के जब आप सारे कैरेक्टरिस्टिक बुक से पढ़ोगे ना, तो ये लाइन आपको मिलती है परवेसिव में। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, स्मॉल और बिग, organization is involved in a trading or manufacturing or service, national, multinational company, everywhere, or suppose it is a matter of economic, social, political, everywhere you will find management। ये मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव वाली हेडिंग में आपको मिलेगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन पे मिल जाएगी। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। हम लोग केस स्टडी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि केस स्टडी आ जाए। केस स्टडी तब तक नहीं आएगी जब तक आपने बुक्स नहीं पढ़ी। जब कई बार रीड कर लोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको केस स्टडी ज्यादा आसानी से समझ में आने लगेगी। और अगर आप सिर्फ केस स्टडी पे फोकस कर रहे हो ना, तो डाउन द लाइन आप पता है क्या करोगे, आप उसको याद करना शुरू कर दोगे। केस स्टडी याद करने से नहीं आती है, केस स्टडी बुक से पढ़ने से आती है। और आप बुक्स बार बार रीड करो, तब आपको ऑटोमेटिक आप रिट्रीव करने लग जाओगे, पॉइंट को रिकॉल करने लग जाओगे, और आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी केस स्टडी किस लाइन से आ रही है, कहां से आ रही है। आप जल्दी जल्दी उन चीजों को ग्रैब कर लोगे। ओके, सो इट वाज पार्ट 2 ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपके पास 10 केसेस स्टडी हो गई है। कीप ऑन रिवाइजिंग। I will try my level best to upload the next case study as soon as possible. Thank you so much. Have a happy learning.